ये सब तो हो गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, डिलीवरिंग, ऑब्जॉर्व, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक एलिमेंट्स एक्टिव, पैसिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अच्छा, ये जो इधर की चेन चल रही है लेफ्ट हैंड साइड, एक्टिव एलिमेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ये ये आपको सारा क्लियर है ना सबको? एक बार इस पे बता देना। आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स, इसके बारे में हमने कंप्लीट हमने सारा कुछ देख लिया था, जैसे नो यहां से समझो। एक्टिव एलिमेंट्स, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज, आइडियल सोर्सेज, प्रैक्टिकल सोर्सेज। अच्छा, एक बार इस जल्दी इसमें बताना जरा आइडियल वोल्टेज सोर्स की रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइडियल वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ। आइडियल वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 0। ओके। आइडियल करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ओके। और इधर आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किस में कनेक्टेड होता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होता है? सीरीज में या पैरेलल में? वेरी गुड, सीरीज में। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होता है? किस में? पैरेलल में। ठीक है। और लास्ट वन, ये भी बताया था, अमीटर और वोल्ट मीटर, तो इसको भी क्लियर कर दो। तो अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 0। ओके। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ओके। अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा होता है? सीरीज में। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्लास नहीं लगाई थी क्या निशांत? सीरीज में अमीटर, अमीटर जो है लोड के साथ किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। और वोल्टमीटर किसके साथ कनेक्ट होता है? पैरेलल। ठीक है, चलो बढ़िया। मतलब अभी कल जितने लोग डाउट्स क्रिएट कर रहे थे सबका क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया। तो यहां से एक क्वेश्चन है तो बहुत आसान, बट इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जस्ट रिवाइज करवाया आपका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कई बार चीजें आसान होती है बट स्टिल हमें वो मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम कुछ ज्यादा आसान ले लेते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, ओके। डिपेंडेंट सोर्स में ये 4 टाइप्स थे, चारों पता है ना? अब कल वाली क्लास लगा लेना फिर से एक बार। खैर ले लो, अभी तो ले लो, आप कल वाली क्लास लगा लेना ना। मैंने ग्रुप में भी पुट किया हुआ है और अभी ऐप पर भी आ जाएगा, जो चंडीगढ़ एजुकेटर्स का ऐप है उस पर भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक्टिव एलिमेंट्स में मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए थे आपके सामने, तो ये सारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये इतना। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर देता हूं, मॉसफेट बताना। मॉसफेट क्या है, एक्टिव या पैसिव? मॉसफेट क्या है, एक्टिव या पैसिव? बोलो, मॉसफेट क्या है, एक्टिव या पैसिव? मॉसफेट विल बी कैटेगराइज अंडर द ट्रांजिस्टर ना। मॉसफेट पूछे, एफईटी पूछे, जेएफईटी पूछे, तो सारे तो ट्रांजिस्टर ही हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक्टिव ही बोलोगे ना। ठीक है, डन। जिसकी एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप ये समझो जिसका करंट कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल सी लाइन याद रखना, जिसका करंट है कंट्रोल किया जा सकता है,
डजंट मैटर आप वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो, करंट कंट्रोल कर रहे हो, अगर उसका करंट आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो दैट इज द एक्टिव डिवाइस। क्लियर है बात? और क्या बताया था कि एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी है, दैट इज द, ठीक है। और बाकी जो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को तो सबको पता है। तो ये जो आपके सामने सारी लिस्ट पड़ी हुई है, ये क्या है, इतने एलिमेंट्स हैं, इसमें एक बार सारे, मतलब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यार। ये जो आपके सामने 10 एग्जांपल ले रखे हैं एक्टिव पैसिव के, किसी को किसी में डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लो, आगे बढ़ा जाए, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, अभी मेरा मेन कंसर्न रजिस्टर ही है, बट यहां पे मैं डिफाइन करने के लिए इसको लिया हूं। देखो बेसिकली ये सारी क्या हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज। पहली बात तो ये समझो, दीज आर बेसिकली व्हाट, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। तो रजिस्टर इज अ काइंड ऑफ, कि आप मटेरियल बोल सकते हो, रजिस्टर इज अ मटेरियल बट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हो? रजिस्टर इज अ मटेरियल, resistance is a property, inductor is a material, inductance is the property, capacitor is the material, capacitance is the property। पहले बताओ ये क्लियर है? बहुत ही स्मॉल स्मॉल बातों पे से स्टार्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इज, रजिस्टर इज अ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना? ओके, अब यहां पे देखिए, अगर सिंपल सा हम रजिस्टर को डिफाइन करें तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी which oppose flow of current। बहुत ध्यान से सुनना, resistance is a property which oppose flow of current। अब इधर आ जाइए, inductance is a property which oppose to the change in current, and capacitance is a property which oppose to the change in voltage। अब इस पहली लाइन में दूसरी लाइन में क्या डिफरेंस है, बोलो? पहली लाइन में और दूसरी लाइन में क्या डिफरेंस है? which oppose the flow of current and which oppose to the change in current। ध्यान से समझो, ये बहुत ही बारीक सी बात है, समझने की कोशिश करना। which oppose the flow of current, which oppose to the change in current। तो अगर कोई ये बोले कि इंडक्टर करंट का अपोज करता है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इंडक्टर करंट का अपोज करता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक्चुअली इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोज करता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोज करता है, न कि करंट का अपोज करता है। डन। इसी तरीके से जो कैपेसिटर है, या जो कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज द चेंज इन वोल्टेज, नॉट वोल्टेज। वोल्टेज का अपोज नहीं कर रहा, किसका कर रहा? चेंज इन वोल्टेज का अपोज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल सा समझो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहां पे 3 सर्किट लेता हूं, यहां पे मैं, यहां पे मान लीजिए रजिस्टर है, मान लीजिए सिंपली दिस इज द रजिस्टर। किसी को डाउट है? मैं रजिस्टर कैपेसिटेंस को फिर से उठाऊंगा और काफी डिटेल में ले जाऊंगा। अभी मैं रजिस्टर पे फोकस करता हूं। तीनों मैंने साथ लिखवाया इसलिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज द चेंज इन करंट, कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज द चेंज इन वोल्टेज। दैट्स इट, डन। मतलब यहां पे एक कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं
कि जब भी आप डीसी सप्लाई किसी इंडक्टर या कैपेसिटर में दोगे, मैं अभी उस ट्रांजिएंट पीरियड को स्किप कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। जिसके दिमाग में आ रहा हो सर जी तुरंत तो नहीं करेगा, तो मैं उनके लिए बता दूं, हाँ, ये ट्रांजिएंट पीरियड की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेडी स्टेट पीरियड की बात कर रहा, ठीक है। तो अभी मैं ओके, इधर आ जाइए। तो अगर आपने इंडक्टर और कैपेसिटर में डीसी सप्लाई दिया, तो कहने का मतलब क्या इंडक्टेंस, क्या इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस पिक्चर में आएगा अगर आपने कांस्टेंट डीसी दे रखा है तो? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोज द चेंज इन करंट। और क्या करंट में चेंज हो रहा है? क्या करंट में चेंज हो रहा है? नहीं। तो जब करंट में चेंज नहीं हो रहा है तो इंडक्टर और कैपेसिटर पिक्चर में नहीं आएंगे। तो कब आएंगे? जब करंट में चेंज होगा। कैसे? तो आप सिंपल, अगर सप्लाई की बात करें तो एसी, एसी में करंट हर एक मोमेंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर करंट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पिक्चर में कौन आएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर। क्लियर? अच्छा, रजिस्टर, कोई बोले कि रजिस्टर कब पिक्चर में रहेगा, डीसी में एसी में, तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, चेंज हो ना हो, उसे तो बस फ्लो ऑफ करंट का अपोज करना है, उसे तो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करना है। तो फ्लो तो दोनों में हो रहा है, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो। डन? चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। देखो, जब से आप इंडक्टर कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझोगे ना, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको उतनी अच्छे से नहीं, मतलब उतनी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आएगी, पहले ही बता दो, ठीक है। क्योंकि इंडक्ट मशीन इज ऑल अबाउट कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो पहले तो आप फ्लक्स को समझो, फ्लक्स को फील करो, फिर आप मशीन तो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। खैर, अभी बात करेंगे इंडक्टर पे डिटेल में काफी, अभी फिलहाल अपन रजिस्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर सिंपल रजिस्टर को कल हमने डिराइव किया था, रजिस्टर को कल हमने डिराइव किया था कहां से, J इक्वल टू सिग्मा ई। व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, क्या है इस एक्सप्रेशन का नाम, क्या है, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। इस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हो? दिस इज व्हाट, ओम्स लॉ। इसकी क्या कोई लिमिटेशन है? ये कहां वैलिड है? कोई लिमिटेशन नहीं है, इट इज वैलिड एट एनी फ्रीक्वेंसी ना, ठीक है। ओके, तो यहां से हमने किया था J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ई इज इक्वल टू V बाई एल। तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा कि V इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, डेरिवेशन मैंने पहले भी करा रखा है, रो एल अपॉन ए इंटू आई। तो बेसिकली V इज इक्वल टू R इंटू आई। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बट यहां पे जो आपने ओम्स लॉ लिया हुआ है दैट इज वैलिड ओनली फॉर आर सर्किट। ओम्स लॉ दिस इज वैलिड, हाँ, पहला पॉइंट, ए कब कब के लिए वैलिड है, ध्यान से सुनना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एट लो फ्रीक्वेंसी, या फिर लो फ्रीक्वेंसी ही पावर फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना, ठीक है, एट लो फ्रीक्वेंसी, दिस इज द लिमिटेशन। अब अपन जो 50 हर्ट्ज पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली पावर फ्रीक्वेंसी या फिर लो फ्रीक्वेंसी। तो ओम्स लॉ, ये जो आप V इक्वल टू आई आर बचपन से पढ़ते आए हो, एक्चुअली दैट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लो फ्रीक्वेंसी। बट ये जो ओरिजिनल ओम्स लॉ है J इक्वल टू सिग्मा ई, दैट इज वैलिड फॉर एट एनी टेम्परेचर एट एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो जो कम्युनिकेशन ईसी वाले होते हैं इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपन इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पावर फ्रीक्वेंसी डील करना होता है, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। क्या यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो,
अब यहां पे जैसे एक टर्म हमने दिखाया क्या, सिग्मा, सॉरी रो। व्हाट इज रो? व्हाट इज रो? देखो एक आसान पार्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूं। रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी? ओम मीटर। और जो भी आप बता रहे हो मो, सीमेंस एंड ओम इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर है? अब मान लीजिए कि यहां पे कोई डाउट है किसी को? देखो इसलिए मैंने चारों चारों आपके सामने लिखा हुआ है। रो वन कंडक्टिविटी आर इक्वल टू 1/g, तो दोनों बेसिकली अलग अलग चीजें है ना, हाँ या ना? तो रजिस्टिविटी और उसकी यूनिट बेसिकली ओम मीटर और आपका ये कंडक्टेंस। डन। चलो तो दिस इज अबाउट यूनिट्स, दिस इज अबाउट यूनिट्स। ओके आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो अगर आपसे कोई ए सिंपल पूछे कि ओम्स लॉ के कितने फॉर्म हैं, तो अभी तक कितने फॉर्म्स पढ़े ओम्स लॉ के? एक तो जे इक्वल टू सिग्मा, जे इक्वल टू सिग्मा ई। दूसरा दूसरा क्या पढ़ा? V इक्वल टू आई इंटू आर। और अगर R को मैं लिख दूं 1/G, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू G इंटू V। ठीक है? या फिर अगर V इज इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे V इज इक्वल टू आई को क्या लिख सकता हूं? dq बाई डी टी इंटू आर। तो बेसिकली यहां पे देखो 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं? दीज ऑल आर फॉर्मेट ऑफ ओम्स लॉ। समझ में आ रही बात? अब यहां पे देखो, जैसे तुम्हारे सामने दो वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएगा पूरे नेटवर्क में। क्या क्या? क्या क्या? एक आएगा आपके सामने ओपन सर्किट, और एक वर्ड आएगा हमेशा आपके सामने शॉर्ट सर्किट। ठीक है? ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। अब दोनों का मतलब समझते हैं। तो देखो अब ओपन सर्किट आइडियल की बात चल रही है, याद रखना। शॉर्ट सर्किट आइडियल की बात चल रही है। ठीक? तो अगर मैं ओपन सर्किट की बात कर रहा हूं, तो लाइक जैसे मान लीजिए आपने एक सोर्स लिया हुआ है, यहां पे मान लीजिए एक सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है? यहां पे सप्लाई दे रखा है। तो अगर आपने यहां से सप्लाई दिया और मान लीजिए कि यहां पे एक लोड पड़ा हुआ है, लोड। ठीक है? एक लोड है यहां पे। तो अगर यहां पे ए मान लीजिए कि ओपन सर्किट है, ए आपका ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया कि करंट की वैल्यू क्या होगी? पहले बताओ, तीन चीजें बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो, जीरो। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तब क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। ओके चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तब क्या बोलोगे? ये सब ना छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो अपन को नेटवर्क में बहुत हेल्प करने वाला है। वोल्टेज इस सर्किट के लिए बताओ, तो ए सर्किट के लिए बेसिकली क्या है? जितना भी, अब जैसे इसके क्रॉस जो, अगर आपको कोई बोले कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो करंट फ्लो हो नहीं रहा है, केवीएल लगाएंगे, जितना सप्लाई वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज। ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज। ओके अगर यहीं पे सिंपल इसकी बात करी जाए, किसकी? शॉर्ट सर्किट की। अब ये जो सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है भी या नहीं है? मुझे भी बता दो, ये शॉर्ट सर्किट है या नहीं है?
दिस इज शॉर्ट सर्किट और नॉट, ये रेजिस्टेंस है, याद रखना। दिस इज शॉर्ट सर्किट, मतलब दिस नेटवर्क इज शॉर्ट सर्किट और नॉट। हाँ जी है, क्योंकि अगर यहां से करंट आएगा तो इस ब्रांच में करंट कभी भी नहीं जाएगा, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, खुश रहो। तो जब भी जाएगा पूरा का पूरा करंट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जब भी जाएगा यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। डन। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं कि मान लीजिए ए आपका यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, मान लीजिए आर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फॉर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फॉर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, 0, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, that is also 0, and what is the value of current, that is maximum possible, maximum possible, done, maximum possible, ठीक है। चलो, ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई जो बेसिकली आप लोग को अच्छे से पता होगा। अच्छा, यहां पे एक सिंपल सी बात बता दूं, आगे चल के ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है ओपन सर्किट करने पे, किसी भी टर्मिनल को ओपन सर्किट वोल्टेज करने पे जो वोल्टेज मिलता है बेसिकली दैट इज थेवेनिन वोल्टेज विच इज नोन एज VTH, और किसी भी ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करने पे जो करंट मिलेगा दैट इज नॉर्टन करंट। फिलहाल इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ये अपन थ्योरम्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो चलो पहला, मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं कि अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, रजिस्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे टाइप वाइज कैटेगराइज कर देता हूं, लाइक टाइप 1 क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। टाइप 1, ओके। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से क्या पूछा जाएगा आपसे कि पहला वो सबसे पहले R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से क्या बोलेंगे आपसे कि इसमें भी देखो 3 केसेज हैं, मैं इसमें टाइप 1 में आपके 2-3 केसेज देखता हूं कितने केसेज बनते हैं। मान लो केस ए क्या बोलेंगे कि फाइंड, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, लाइक R2 की वैल्यू बताओ अगर हम क्या कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, लेंथ में। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे एग्जांपल ले लूं कि 10 मीटर का, बहुत ही सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है R1 दैट इज 100 ओम, तो बताओ 100 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। आंसर देते जाओ जल्दी जल्दी, वेट नहीं करना है। 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो 100 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। कुछ भी नहीं, एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ भी नहीं कर रहे अपन, सिंपल। तो क्या बोलेंगे, R इज, हमें क्या पता चल रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, क्लियर है। तो इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 दैट इज L2 अपॉन L1 इंटू R1, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L2 कितना है 100, 100 बटे 10, 100 बटे 10 इंटू दैट इज 100,
तो बेसिकली कितना हो गया 1000 ओम। क्लियर है? ये तो चलो बच्चों वाली कैलकुलेशन होगी। अब आपको डायरेक्ट पता है कि 10 मीटर वायर है तो 100 ओम। अगर 10 टाइम लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट आप बोल सकते थे दैट इज 1000। ठीक है, तो ये तो चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रेयरली आस्क कर सकते, मतलब बहुत ही रेयर है कि ये पूछ सकते हैं, इतना सिंपल तो क्या ही पूछेंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए इसी में आपसे क्या बोलेंगे कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका मान लीजिए रेजिस्टेंस है 10 ओम और उसका जो डायमीटर था, डायमीटर दैट वाज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अभी दूसरी केस में आप रेजिस्टेंस बताओ। अगर डायमीटर को हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ यार, आप इसे ना एकदम लाइटली मत लो। अब वो भी देखें कितना जल्दी, कितना कैलकुलेशन है तुम्हारा। देखो कैलकुलेशन तुम्हारे ना अच्छे क्वेश्चन से नहीं बनता, कैलकुलेशन की स्पीड तुम्हारे ना बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से बनती है, याद रखना इस बात को। कैलकुलेशन की स्पीड तुम्हारे जो सिली क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल से, वहां से स्पीड आती है। ऐसे सोचोगे कि बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहां से, बड़े क्वेश्चन से कभी स्पीड नहीं बनती है। तो आप मुझे जितना जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हो देते जाओ बस। मुझे भी पता है आसान क्वेश्चन है, बट यही नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए चिंता का विषय है। दैट इज 5। ओके, तो देखो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि R1 इज R is directly proportional to एरिया, और एरिया इज व्हाट बेसिकली पाई आर स्क्वायर, और या फिर आर स्क्वायर की जगह अपन क्या बोल सकते हैं पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट 1 अपॉन डी स्क्वायर। समझ पा रहे हो सब लोग? एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज व्हाट डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 अपॉन डी स्क्वायर। एग्जाम में सारा नहीं करना, डायरेक्ट हमें पता है कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो डायमीटर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। डन। तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आपसे R2 पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R1 इंटू D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 10, R1 की वैल्यू 10, और ये D1 कितना है, D1 कितना है दैट इज 2, और D2 कितना है दैट इज 4 का होल स्क्वायर। तो 10 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 4 दैट इज 2.5। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए रेजिस्टेंस पहले केस में है 10 ओम। इस बार सही 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 आंसर देते जाओ यार, सीरियसली लो अब ना क्वेश्चन को। मान लीजिए आपका जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर, या फिर मैं ऐसे सिंपल बोल रहा हूं लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स एंड diameter is decreased by 2 times, then what is the resistance? जल्दी बताओ। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन? इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया? बी वाला सेक्शन, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो? सेम। ओके, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब इतना तो समझ में आ गया कि दैट इज व्हाट L1
अपॉन L2 और D2 अपॉन D1। ये क्या आपका, क्योंकि यहां पे क्या है एरिया ना, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब बेसिकली डायमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और D2 क्या हो रहा है, दैट इज 1/2 ऑफ D1। पहले बताओ ये क्लियर है, ये जहां तक लिखा मैंने क्लियर है कि नहीं सबको? अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई, R की जगह D/2 का स्क्वायर। तो बेसिकली और सारे पैरामीटर को हमें पता है रेशियो में कैंसिल आउट हो जाने, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 अपॉन D1 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पे आपका क्या हो जाना है 1/4 इंटू 1/4, दैट इज R1 अपॉन R2। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, 16 इंटू 10, आंसर इज 160। कौन कौन से हम बोल रहा था? ओके नेक्स्ट। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा, मतलब ये तो पहला पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। पहले बताओ ए ABC टाइप 1 का क्लियर है? बोलो यार, ABC टाइप 1 का क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना? आगे बढ़े, चलो दूसरे पे टाइप 2। काफी क्वेश्चन है यार रेजिस्टेंस से, और सारे आपके जेई के क्वेश्चन है। मैं उसी का बस एक प्रॉपर एनालिसिस करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चंस देखो, अब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, अभी तक आपके रेजिस्टेंस को ना जो लेंथ क्या थी दैट रिमेन्स ऑलवेज, मतलब लेंथ जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था या लेंथ में इंडिविजुअली काम हो रहा था। अब यहां पे जो है रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, या तो एक्सपेंशन या फिर कंप्रेस होगा। इस टॉपिक से 849 में 2 क्वेश्चन थे, 829 में 1 क्वेश्चन था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ रजिस्टर, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ रजिस्टर। अब एक बात समझिए सिंपल सी, कि यही तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान मत दो, प्रीवियस उठाएगा हर बार, प्रीवियस ईयर से उठाएगा तुम्हारा है। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, नहीं तो गलत जानकारी मत दो ना, उन्हें तुम वो कर रहे हो कि रहने दो भाई क्यों पढ़ रहे हो, प्रीवियस जरूर उठा लो, गुमराह कर रहे हो। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पे काम करने दो ना, कॉन्सेप्ट पे काम कर लेंगे तो कैसे भी आएगा क्वेश्चन कर ही लेंगे, ठीक है। तो तो मान लीजिए यहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और यहां पे ए मान लीजिए आपका लेंथ है एल, ठीक है, लेंथ है एल, सपोज L1। अब इस वायर को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया, इस वायर को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। तो अभी आप मुझे बताओ एक्सपेंड करेंगे तो क्या होने वाला है, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो, अगर मान लीजिए आपने इसको क्या किया एक्सपेंड किया, ठीक है,
एक्सपेंड किया तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो A1 L1 A2 L2। सब लोग इस पैटर्न को समझ पा रहे हो नहीं, पहले मुझे एक बार क्लियर कर दो। मतलब मैं जिस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्या सब लोग समझ पा रहे हो? मतलब एक रजिस्टर है, उसका लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। अभी आपने उसको मतलब एक तरीके से एक्सपेंड कर दिया, खींच करके, कंप्रेस भी कर सकते थे, याद रखना। तो एक्सपेंड कर दिया, तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस मान लो, अब यहां पे मैं ये बोल देता हूं कि जो L2 है ना, उसको मैंने n टाइम एक्सपेंड कर दिया। क्या मतलब इसका कि एंड जैसे कि मान लो पहले 10 मीटर था, पहले 10 मीटर था, अभी मैंने इसको 20 मीटर कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 10 मीटर पहले था, 20 मीटर कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? एक्सपेंड करके बोलो यार, 2 ना, ठीक है, दैट इज 2। समझ आ रही बात? मान लो मैंने 10 मीटर था, उसे खींच करके 15 मीटर का कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? देखो पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करेगा, मैं n के पीछे क्यों पड़ा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। बिना n कैलकुलेट किए आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते वाला। पहले आप n वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं बोल रहा हूं, चलो मान लीजिए कि पहले आपका लेंथ था 100, अभी आपने कर दिया 110। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यही था 829 में क्वेश्चन, दैट इज 1.1। क्या इस बात ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार। मैंने मान लो कि बोला कि अभी जितना भी वायर था, जितना भी वायर था, अभी उसको मैंने 15% उसको एक्सपेंड कर दिया। मैं और कुछ बोल ही नहीं रहा कितना था, मैंने बोला हूं 15% एक्सटेंड कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 15% एक्सटेंड कर दिया, 15 एक्सटेंड कर दिया 15%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वेरी गुड, एक आंसर सही आया बस, 1.15। क्योंकि अगर आप n नहीं निकाल पा रहे हो तो भूल जाओ आप इसे क्वेश्चन करने वाले हो, पहली बता दे रहा हूं। अभी आप समझ पा रहे हो कि नहीं? n की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो? n को कई तरीके से पूछ सकता है। देखो, एक तो डायरेक्ट बोलेगा कि लेंथ इज डबल्ड, तब तो कोई भी बंदा बोल देगा कि n की वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ऐसे बोलेंगे कि लेंथ इज इंक्रीज टू 150%। अब देखो यहां पे एक ट्विस्ट है, बताओ। लेंथ इज इंक्रीज 150%, तो अब आप क्या बोलोगे n की वैल्यू? लेंथ इज इंक्रीज टू 150%, लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 150%। वेरी गुड, 1.5। क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए। ए n वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्योंकि जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूं उसमें n ही आएगा, इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, तो L1 A1 L1 A2 L2 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L1। चलो अभी उसको भूल जाओ, n चलो साइड में रख दो, n हमें निकालना आ गया है। जिसको नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है, नहीं पूछना चाहते तो बाद में दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है, यही बोल सकता हूं। ओके, अब समझते हैं।
एक सिंपल सी बात बताओ कि मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1, तो व्हाट इज R1? रो L1 अपॉन A1। कोई दिक्कत? क्योंकि A1 है L1 है। और अगर R2 की बात करें, व्हाट इज R2? व्हाट इज R2? रो L2 अपॉन A2। यहां तक बात क्लियर है? बोलो यार, यहां तक आपको यहां क्लियर है? ओके। तो ए R1 सिर्फ डेरिवेशन देखना, ए हम डेरिवेशन पहली और आखिरी बार कर रहे हैं, इसका रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है ना? पहली और आखिरी बार डेरिवेशन कर रहे हैं, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करना है। तो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। अच्छा, रो क्यों सेम क्यों लिया? रो को चेंज क्यों नहीं किया? रो को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि उसी मटेरियल को खींच रहे हैं ना। एक रेजिस्टेंस का मटेरियल बता करके दूसरे को तो जाके नहीं खींच रहे हैं ना, समझ रहे हो ना? तो मटेरियल तो सेम है, तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो रो L अपॉन A। ओके। अब ठीक है, अब अगर मुझसे बोला जाए कि R1 अपॉन R2 का रेशियो बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? रो L1, एकदम मैं बहुत ही नॉर्मल सा डेरिवेशन कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। रो L1 अपॉन A1, रो रो L2 अपॉन A2। इसका मतलब L1 A2 L2 A1। यहां तक सबको बात क्लियर है? बोलो यार। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। डन? ओके। अब यहां पे आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो यार, सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर ये है, डन। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई बोलेगा कि सर L2 इज n टाइम्स ऑफ L1, दैट इज ओके, बट हमारे लिए A1 और A2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं पहले उसका ट्रीटमेंट करता हूं। आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, इस मतलब जब एक्सपेंड नहीं किया था, जब एक्सपेंड किया, कौन सी क्वांटिटी है जो कि अनचेंज रहेगी? कौन सी क्वांटिटी है, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो अनचेंज रहेंगी? एक तो रो है, एक तो रजिस्टिविटी है, दूसरी क्या है? व्हाट इज द सेकेंड वन? दैट इज द वॉल्यूम। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहां पे मैं लिख लेता हूं, अनचेंज्ड अनचेंज्ड पैरामीटर। देखो, कंप्रेस कर रहे हो तो लेंथ चेंज होएगा ही, एरिया चेंज होएगा। अनचेंज पैरामीटर क्या क्या? एक तो आपका क्या हो जाएगा? कहां गया? सबसे पहले रजिस्टिविटी और दूसरा वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है क्लास 9th में? क्लास 10th में होता है शायद। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूं ना, अभी सुन लो। तो वॉल्यूम इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पहले वाले का वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बोलो पहले का। फर्स्ट वॉल्यूम A1 इंटू L1। हाँ, A1 इंटू L1। और दूसरे वाले का वॉल्यूम बोलो, दूसरे वाले वॉल्यूम A2 इंटू L2, A2 इंटू L2। और दोनों ही केसेज में क्या रहना है? वॉल्यूम सेम, तो मतलब A1 L1 A2 L2, ठीक है। तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब एक बात बताओ,
What is the relation between L1 and L2? L2 is how many times of L1? L2 is how many times of L1? N. ठीक है, तो यहां पे तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं यहां से L2 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज स्मॉल n. तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज n. क्लियर है? और A1 अपॉन A2 की बात करें या फिर L2 अपॉन L1 की बात करें, दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल n. पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? डन. A1 अपॉन A2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 दैट इज n. ध्यान से देखना, A1 अपॉन A2 n और L2 अपॉन L1 इज n. तो R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2, L1 देखो यहां से काम करते हैं, मैं यहां से L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन A1 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा बोलो? 1/n. कोई दिक्कत? अभी कंफ्यूज ना हो इसलिए यार, अगर A1 अपॉन A2 इज n तो A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा? 1/n. L2 अपॉन L1 इज n तो L1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा? 1/n. डन. कोई समस्या किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़. अब यहां आ जाओ. तो L1 अपॉन L2 इज वॉट? देखो यहां पे L1 अपॉन L2 को क्या लिखूंगा? 1 या n या 1/n? L1 अपॉन L2 को मैं क्या लिखूं? n या 1/n? 1/n. A2 अपॉन A1 को क्या लिखूं? n या 1/n? A2 अपॉन A1 1/n. तो इसका मतलब R2 इज वॉट? n square times of R1. This is the final conclusion and most important result. Done. डेरिवेशन समझ में आ गया यार? किसी को कोई दिक्कत? देखो कंप्लीट है. किसी को किसी इसमें प्रॉब्लम है? अब इसको यूज कैसे करेंगे वो समझेंगे. अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, अब इस पूरे टॉपिक के लिए आपको सिर्फ एक्सप्रेशन से मतलब है. भूल जाओ डेरिवेशन क्या था कैसे था. एग्जाम में आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, डेरिवेशन नहीं करना है. बट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पता रहेगा तो याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नहीं तो भूल जाओगे. तो R2 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1 लिख लिया सबने? लिख लिया ना? आते हैं आते हैं. 15% इंक्रीज होने पे n की वैल्यू 0.15. अच्छा, तो बढ़ा कितने सर? स्टार्टिंग में अगर तुम 0.15 कर रहे हो तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना था? 0 है. नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड है, बट वो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे ना आपको कि 15% इंक्रीज करेंगे तो आपको 1.15 लगाना पड़ेगा, और 150% इंक्रीज कर मतलब 150% कर रहे हैं तब भी आपको 1.5 लिखना पड़ेगा, और 15% कर रहे हैं इंक्रीज तो आपको 1.15 करना पड़ेगा. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी भावनाओं को समझो. सिंपल सी. समझ रहे हो ना? ओके. अब इस पे
ये टाइप 2 चल रहा, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, इस पे थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो अब जैसे समझो जरा कि मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 इज 10 ओम, ठीक है, और एक्सपेंड किया गया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एक्सपेंड किया गया। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, एक्सपेंड करने के बाद जो लेंथ हुई, डजंट मैटर, पता नहीं कितना लेंथ हो गया, बस मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस जो एक्सपेंड करा हमने उसका रेजिस्टेंस कितना है, बोलो उसका रेजिस्टेंस कितना है। 4 टाइम्स मैंने उसे एक्सपेंड किया हुआ है, 4 टाइम्स खींचा गया है, 1560 क्या है, आराम से दे दो, क्या दिक्कत है, क्या है 160, ठीक है। तो मतलब कैसे किया आपने, अब देखो अगर अगर डेरिवेशन वाइज देखो तो बहुत लेंदी पड़ रहा है, यस या नो, समझ पा रहे हो, बट आप वहां से पूरा मतलब समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेसिकली एन स्क्वायर, वेरी गुड, n² इंटू R1, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 10, दैट इज 160 ओम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। R1 इज 10 ओम और इंक्रीज्ड लेंथ अप टू 200%, increased length up to 200%, what is the resistance, आंसर बताते जाओ जल्दी जल्दी। increased length up to 200%, what is the R2। अब देखो अच्छा, अब जितने लोग, सब लोग समझ पा रहे हो नहीं, what is the importance of n, अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, what is the importance of n। अगर आप बिना n के क्वेश्चन कर पाओगे क्या, अगर आप n नहीं निकाल सकते तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो n² इंटू R1, तो n की वैल्यू दैट इज 2, 2 का स्क्वायर इंटू 10, दैट इज 40 ओम। नेक्स्ट R1 इज 15 ओम, चलो 15 तो क्या, अभी तो R1 is 100 ohm and wire is compressed to 50%, compressed to 50%, what is the resistance। वेरी गुड, एक्चुअली n स्क्वायर इंटू R1 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये बात सबको क्लियर है, 100 डिवाइड बाई 4 दैट इज 25,
क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं ना। अच्छा, वैसे भी कंप्रेस कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो 25 से 100 से ज्यादा तो होने का कोई चांस ही नहीं था, 100 से ज्यादा होने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर एक्सपेंड हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर कंप्रेस हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस घटेगा। ये कॉमन सेंस है बेसिकली। जैसे आपके अंदर मान लीजिए ऐसा कुछ कंप्रेस्ड और एक्सपेंशन में आप थोड़ा सा फॉर्मूला रट के गए हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इन सब बातों को ना थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं, इन सब बातों को थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि जो आंसर है दैट विल बी मस्ट लेस देन 100, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं अपन। डन, ओके। अब यहां पे मुझे एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो, इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं जो अभी एग्जाम में आया था ना। कहां पे है वो पेपर, ओके। अब क्वेश्चन देखो, ये 829 में आया था, क्वेश्चन था 829 में। क्या था ये कि a wire has resistance of 10 ohm, 10 ohm, it is stretched। जैसे ही स्ट्रेच्ड या कंप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, आप समझ जाओ कि एन स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेच्ड बाई 1/10 of its original length, then its resistance will be। रटा हुआ आंसर कोई नहीं बताएगा, सॉल्व करके आएगा वही आंसर बताना। अरे तो जो आ रहा है बताओ ना, ऑप्शन क्या करना। नहीं, गलत है। स्ट्रेच्ड और कंप्रेशन में एक ही फॉर्मूला, R2 इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखो कितना इन, जैसे 100 था
मान लो 100 था, एक बात सिचुएशन समझो। सर एन वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दोगे? अरे यार ओके, अब यहां से समझ लो ना, आप यहां से समझ लो एक बार सिंपल। देखो, हाँ उसे मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, एक बार आप यहां से समझ लो। देखो, मान लो इसने बोला स्टेज बाई 1/10, ठीक है, मैं मान लेता हूं इनिशियली 100 रहा होगा, एक सिचुएशन समझो, इनिशियली 100 रहा होगा, 1/10 इंक्रीज किया गया, मतलब कितना बढ़ाया गया? 100 का 1/10 कितना होता है? 10। 100 का 1/10 कितना होता है? 10। तो इसका मतलब 100 से कितना कर दिया गया होगा? 110। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। अगर कोई बोल रहा है कि इट इज स्टेज्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? तो स्टेज 1/10 किया गया, मतलब जितना था उतना तो है ही, उसका 1/10 अभी और बढ़ा दिया गया, तो 100 अगर मैं कंसीडर करता हूं तो कितना होगा? 110। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यन? यन क्या होता है? L2 अपॉन L1, तो 110 डिवाइड बाई 100 दैट इज 1.1, और R2 इज इक्वल टू 1.1 का होल स्क्वायर इंटू 10, और 1.1 का होल 11 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1.21 इंटू 10, आंसर इज 12.1 ओम। क्लियर हुआ? ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। अभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे ना यार अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ए टाइप 2 क्वेश्चन था, टाइप 1 था जिसमें कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं, सिंपल। ए टाइप 2 था। अब टाइप 3 देखते हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड। टाइप 3, देखो टाइप 3 में क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सिंपल ऐसे समझो आप, मान लो कि एक रिलेशन होता है, मतलब एक तरीके से टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस का, उसके बिहाफ पे, ठीक है, तो एक रिलेशन होता है, क्या होता है वो? दैट इज कि अगर मान लीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मान लीजिए टेम्परेचर T1 या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस था 50 ओम, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपको कुछ गिवन क्वांटिटीज होंगी, दैट इज अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न समझो, मतलब एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है, तो दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, पहले वो समझते हैं। तो अब समझो, देखो, अब जो रजिस्टर है मोस्टली किससे बना होता है? किससे बना होता है? कंडक्टर से। देखो बना होता है इन द सेंस अपन कंडक्टर समझ के उसे यूज कर रहे हैं, बट उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी है जो कि बिहेव लाइक अ रजिस्टर, मतलब ऐसा नहीं कि हम रजिस्टर लगाते हैं, रजिस्टर सेल्फ जनरेटेड प्रॉपर्टी है, याद रखना, ठीक है। हम तो चाहेंगे कि रजिस्टेंस 0 हो, बट वो खुद से क्रिएट होता है, ठीक है ना। ओके, तो रजिस्टर किसका? नॉर्मली जो रजिस्टर होते हैं बने होंगे, किसके बने होंगे? कंडक्टर के। और जो कंडक्टर होते हैं उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? व्हाट इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टर? क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज पॉजिटिव। मैं सबका ही बता देता हूं आपको,
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। चलो बोलो, जब पढ़ना ही है तो मतलब दिखाना है तो सारे ही दिखा देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। बोलो, टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर का, टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव या निगेटिव? अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब इंट्रिंसिक मतलब प्योर विदाउट डोपिंग, इंट्रिंसिक मतलब प्योर विदाउट डोपिंग, तो 100% जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा दैट इज नेगेटिव। और अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है मतलब डोपिंग हो रखी है, तो उस केस में इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ, या फिर कितना आप उसमें डोपिंग कर रहे हो। आ रही बात समझ में? देख लो कितने ढेर सारे मिसकंसेप्शन पाल रखे हैं तुम लोगों ने। क्लियर है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर का हमेशा क्या होता है, इंसुलेटर का हमेशा ही क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है। क्लियर है? तो अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर है? अब किसी को लग रहा हो सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, टेम्परेचर बढ़ाना रेजिस्टेंस बढ़ा, सर रटा तो हुआ है, कोई बात नहीं समझ भी लो। देखो होता क्या है, जब कोई कंडक्टर होता है ना, तो जैसे ही आपने उसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मतलब इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन हो रहा होता है, वो क्या हो जाता है बेसिकली, या फिर ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की मोशन या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो जो मोबिलिटी है, जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब एक ऐसा समझ में नहीं आया, एक बात बताओ, जैसे सिंपल समझो, मान लो यहां पे आपको कुछ इतने लोग ऐसे मतलब ऐसे एक सीक्वेंस में हैं, ठीक है, एक एक मान लो सीक्वेंस में इस तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है, आराम से जिधर से जाना है, मतलब ऐसे समझो कि मान लो इस सिचुएशन में क्या है कि अगर आपको यहां से जाना है तो आप इजीली जा सकते हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। बट अगर इसी रूम में आग लग जाए, ठीक है, सपोज मान लो क्या जाता है, आग लग जाए, तो उस सिचुएशन में सारे क्या कर रहे होंगे, एक मतलब इधर उस भाग रहे होंगे, तो एक दूसरे से क्या होंगे, लड़ेंगे, मतलब क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। और जब कोलिजन होगा तो बेसिकली कोलिजन होने का मतलब क्या हो गया कि जितना वो सोचेंगे कि चलो यार निकलते हैं, भागते हैं, काइनेटिक एनर्जी ढेर सारी हमारे पास पड़ी हुई है, बट वो टकरा के क्या हो जाएंगे, वहीं पे ठंडे पड़ जाएंगे, ठंडे इन द सेंस कि स्लो हो जाएगी स्पीड, फिर कोशिश करेंगे, फिर भागेंगे, बट फिर टकरा जाएंगे। इस तरीके से मोबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और मोबिलिटी घट जाएगी तो मतलब कंडक्टिविटी घट जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बाकी अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो ये अपन जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। डन। ओके, अब समझते हैं, आगे देखें। अब इस पे एक रिलेशन होता है कि अब कैसे पता चलेगा कि मतलब कितना टेम्परेचर होगा। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो व्हाट इज आर टी? आर टी मतलब वो रेजिस्टेंस है, वो टेम्परेचर है। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस आर आर नॉट। यहां पे सिंपल समझो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपसे बोलेगा कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 50 ओम, ठीक है, एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इज 0.00 लाइक 39। ये पता है किसका है? 0.0039 किसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है? एनीवन? कॉपर है ये। ओके, तो 0.039, ठीक है, मान लीजिए ये अल्फा है। तो तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ, इज 50 ओम, अल्फा इज दिस वन। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस? निकाल लेंगे हम, यस या नो? बोलो यार, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? क्या होगा आंसर बताना मुझे। आप इसको ना 0.004 ले लो ना, 0.004। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस? आप पैटर्न को समझो यार, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ना। इसके अलावा कौन क्वेश्चन बनता है? अच्छा, बल्ब का बनता है, ठीक है ठीक है। अरे लगा रहे हो, सो गए सब? 60? तो दे तो रखा है सारा। तो रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट आर टी। तो आर नॉट कितना है? 50। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.004, डेल्टा टी की वैल्यू 50। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 50 इंटू 1 प्लस 4/1000 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/5 आ रहा है ना, ठीक है। तो 6/5 इंटू 50, दैट इज 60। अब देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप जो लोग का भी रोना होता है ना कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक या कैलकुलेशन में स्पीड नहीं आ रही है, आपको यही यही सारे क्वेश्चन जब आप जल्दी करने की कोशिश करोगे ना, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे ही खुद से हो जाएगी, तो नहीं होगी यार, समझो मेरी बात को। आपको कोशिश करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन से।
जैसे यहाँ पे आपके सामने किया जा रहा है, कितना सेकंड लगता है? 10 से 15 सेकंड। अब आप आंसर भी नहीं बता पा रहे हो, आपको 1 मिनट दिए जा रहे हैं, तो यही होगा ना एग्जाम में। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, आप एक ही क्वेश्चन को 2 मिनट तक करते रहोगे, उतने में जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, उतने में आपके, जितने में आप एक क्वेश्चन करोगे उतने में 5 क्वेश्चन करेगा। तो आप कैसे आगे निकलोगे यार, कैसे फाइट करोगे? मुझे भी पता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन पे काम करने पे, बट कोशिश करो ना। मतलब ऐसे आप सरेंडर नहीं कर सकते कि देखा नहीं कि सर 0.004 उसके बाद पता नहीं क्या होगा। सरेंडर मत करो, सरेंडर ही करना है फिर तो प्रिपरेशन मत करो यार, ठीक है ना। देखो यार, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातें कुछ खराब भी लग रही हो, बट यार फैक्ट है ना, ठीक है। मैं वैसे झूठी अफवाह पे वो नहीं करता था कि मतलब अगर सच में कंपटीशन में फाइट करना चाहते हो तो यार अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रियलिटी में जियो ना, ठीक है, अफवाहों में मत जियो। इसलिए काम करो कैलकुलेशन पे। 9th का मैथमेटिक्स उठा लो, क्वेश्चन लगा लो, 1-2 दिन लगेगा, सारे चैप्टर खत्म कर दो, जो जो लगता है तुम्हें बार बार यूज हो रहा है। तो चीजें काम करने से होंगी, सिर्फ ये सोचने से कि यार मेरा कैलकुलेशन वीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक तो इस तरीके से पूछा जाता है, एक दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम, then find resistance at 200, sorry, resistance, then find resistance at 150 डिग्री सेल्सियस। इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में क्या करोगे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई आर टी वन, मतलब आर टी वन और आर टी टू इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी वन डेल टी टू। अब जरा मुझे वैल्यू बताना, चलो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टी वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टी वन। ये क्वेश्चन आया अभी एई में रिसेंटली, एई में नहीं, प्रीवियस ईयर में था। व्हाट इज आर टी वन, देख लो ढंग से, व्हाट इज द आर टी वन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वन, what is the resistance at temperature T1, that is 100, ठीक है, ओके। what is R नॉट, नहीं पता हमें, नहीं पता। 1 प्लस अल्फा, चलो दिया होगा क्वेश्चन में। what is the delta T1, what is the delta T1, 50, वेरी गुड, 50 डिग्री। चलो डिवाइड बाई what is the R2, what is R2 निकालना है हमने, ये तो कैलकुलेट ही करना है। आर नॉट 1 प्लस, मान लो अल्फा दिया हुआ है अगेन 0.004, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा, व्हाट इज द डेल्टा टी, अभी बताओ व्हाट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट 150। अब यहाँ पे 150 माइनस 50 करके 100 मत कर देना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, याद रखना। तो अब यहाँ पे अगर आर नॉट कैंसिल कर दिया आपने, आर नॉट कैंसिल कर दिया आपने, तो अब बताओ यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में कितने अननोन है, इस इक्वेशन में कितने अननोन है, ये तो आपको पता ही है, अल्फा की वैल्यू तो आपको पता ही है, बताओ कितने अननोन है, अल्फा की वैल्यू आपको पता है, कितने अननोन है। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ठीक है, आ जाएगा ना यार। तो इस एक पैटर्न का क्वेश्चन आप समझो, ठीक, तो यहां से आप निकाल लेना। ऐसे रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूं तो एग्जैक्टली मुझे आंसर नहीं याद है, बट आप कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है, ओके।
ये तो हो गया टाइप 3। नेक्स्ट, अब देखो एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बल्ब से रिलेटेड, एक बल्ब से रिलेटेड, बल्ब से रिलेटेड क्या होता है क्वेश्चन, देखो आपसे बोला जाएगा कि दो बल्ब हैं, मान लो, ऐसे लिख लेता हूं मैं, क्वेश्चन ही लिख देता हूं, टू बल्ब्स ऑफ रेटिंग 40 watt and 220 volt and 60 watt 220 वोल्ट, ठीक है, दो बल्ब है अलग अलग। अब आपको क्या बताना है कि अगर आप इसे सीरीज में ऐड करोगे और अगर आप इसे पैरेलल में ऐड करोगे तो दोनों ही सिचुएशन में कौन बल्ब ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा, 40 वॉट टू फर्स्ट बल्ब या फिर सेकेंड बल्ब, कौन बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अगर आप उसे सीरीज में ले रहे हो, लाइक मैं डायग्राम बना देता हूं आपकी हेल्प के लिए। बताइए, सीरीज में 40, पैरेलल में बोथ, मान लो इसको बल्ब 1 बोला मैंने, बल्ब 2, बल्ब 1, बल्ब 2, कौन ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा, 1 या 2 सीरीज में। पहले एक एक की बात बताओ, सीरीज में कौन करेगा, सीरीज में कौन करेगा। अच्छा, अच्छा, ग्लो करना ना करना किस पे डिपेंड करता है, पहले तो बता दो, आप ग्लो डिफाइन कैसे करते हो, मतलब जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। एक कॉन्सेप्ट तो पॉइंट लाइन तो सबको क्लियर है ना, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन अब यहां पे बनता है कि ज्यादा पावर कंज्यूम कौन कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, यहां पे क्या इस जब सीरीज कनेक्शन होगी तो इसमें क्या सेम रहेगा, करंट या वोल्टेज, बोलो, जब सीरीज कनेक्शन है तो क्या सेम रहने वाला, करंट या वोल्टेज है, साहिल, सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट, ठीक है, क्या सेम रहेगा, करंट। तो आप जो पावर का फॉर्मूला लगाओगे क्या लगाओगे, आई स्क्वायर आर, क्लियर है, आई स्क्वायर आर वन, दिस इज पी वन, और आई स्क्वायर आर टू इंटू पी टू। कोई बोल रहा है सर हम भी स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं लगाएंगे, लगा सकते हो, बट जब आपको एग्जैक्ट वोल्टेज पता हो तब, तो रेटिंग से आपको एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं पता है पहली बात तो, क्योंकि एग्जैक्ट वोल्टेज तब पता होगा जब आपको सप्लाई वोल्टेज पता होगा, आपको सप्लाई वोल्टेज भी नहीं पता है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लाइक मैंने यहां पे अगर बोला होता कि ये जो बल्ब है यहां पे 100 वोल्ट का बल्ब दे रहा हूं, तो आप वोल्टेज डिवीजन लगाते, मतलब इनका पहले रेजिस्टेंस निकालते, फिर वोल्टेज डिवीजन लगाते, फिर एक एक के क्रॉस वोल्टेज पता चलना था, फिर आप भी स्क्वायर बाई आर वन लगा सकते। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर वोल्टेज दिया तो है 220, भाई साहब वो वोल्टेज अक्रॉस बल्ब नहीं है, दैट इज द रेटिंग ऑफ द बल्ब कि आप इतने मैक्सिमम इतने वोल्टेज पे आप इसको चला सकते हो। अब आप चलाओ ना चलाओ आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर,
अब यहां पे आ जाइए। अब यहां पे आपको क्या सेम लग रहा, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज सेम है, जो भी आप सप्लाई दोगे दोनों पे दोगे ना, जो भी आप दोगे दोनों पे दोगे। तो बेसिकली v स्क्वायर बाई R1 एंड व्हाट इज P2, v स्क्वायर बाई R2। तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर करंट सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, यस या नो? बोलो। जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्या मैं यहां से सीरीज कनेक्शन के लिए कंक्लूड कर सकता हूं? बोलो यार। यार करंट तो सेम ही है, करंट सेम ही है ना, तो डिपेंड किस पे कर रहा पावर? R1 और R2 पे। तो जिसका रेजिस्टेंस हाई उसका पावर ज्यादा। डन। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब यहां पे एक सिंपल सी बात बताओ, आपको वोल्टेज दोनों का सेम है, इसका मतलब जिसका पावर, जिसका, अभी देखो पावर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम, यस या नो? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा पावर ज्यादा, पैरेलल में रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, ठीक है ना? सीरीज में अगर सीरीज में क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, ठीक है? ओके। तो अभी मैं क्वेश्चन मतलब एक कॉन्सेप्ट पे हूं, अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा, मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करा हुआ है। पहले आप बताओ कॉन्सेप्ट आपको सबको अच्छे समझ में आ गया? सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर ज्यादा, पैरेलल में रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम। डन। अब दोनों बल्ब को उठा लो, दोनों बल्ब की रेटिंग क्या थी? 40 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। अब आपके सामने अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? P इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई पी, और R2 क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई पी। तो अब बोलो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज? तो 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 40 एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस R2, 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 60। अब बोलो, पूरा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, आप मुझे सिंपल ही बता दो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 या R2, विच रेजिस्टेंस इज हायर? जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। विच वन इज ग्रेटर, R1 और R2? विच वन इज ग्रेटर, R1 और R2? R1 is greater than R2, R1 is greater than R2। अब बताओ, अब इतना चीजें समझने के बाद अब बोलो विच वन इज ग्रेटर, P1 और P2? P1 और P2? अगर R1 ज्यादा है R2 से तो विच वन इज ग्रेटर, P1 और P2? करंट तो सेम है, करंट तो सेम है, कौन ज्यादा है? P1। तो मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा, 40 वॉट बल्ब। क्लियर हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा, 40 वॉट बल्ब। डन। इधर आ जाइए। अब रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसका पावर कम, तो और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा, तो पावर रेजिस्टेंस किसका कम था, R2 का। तो R2 का रेजिस्टेंस अगर कम है तो बेसिकली उसका पावर क्या होगा, हाई होगा। R2 का रेजिस्टेंस कम है तो उसका पावर क्या होगा, बेसिकली ज्यादा होगा। तो पैरेलल में कौन ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा,
60 वाट और 40 वाट, कौन ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा? 60 वाट और 40 वाट? अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप अपने घरों में ले लो। जब आप 15 वाट का बल्ब लाते हो और जब आप 100 वाट का बल्ब लाते हो, तो कौन ज्यादा तेजी से ग्लो करता है? ज्यादा वॉटेज का बल्ब ज्यादा तेजी से ग्लो करता है या नहीं? आपके घर में जैसे जितना ज्यादा लाइट चाहिए होता है उसके हिसाब से ज्यादा तेजी से ग्लो कराना है। अच्छा, एक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके घर का कनेक्शन किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? आपके घर का कनेक्शन किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। अभी घर का कनेक्शन सीरीज में करके देखो, आपका जो 100 वाट वाला बल्ब होगा वो कम जलेगा और जो 15 वाट वाला बल्ब होगा वो ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा। आ रही बात समझ में? अगर कनेक्शन सीरीज में होगा तो ऐसे होने वाला है, बट एक्चुअली हमारे घरों का कनेक्शन किसमें होता है, पैरेलल में। तो ज्यादा ज्यादा वॉटेज की पावर ज्यादा तेजी से ग्लो करेगी। क्लियर?